दोस्तों ये स्टोरी का 67 भाग है। अगर आपने इस स्टोरी के पिछले वाले भाग नहीं देखे तो मैंने प्लेलिस्ट में मेंशन कर दिया, आप जरूर जाकर के चेकआउट करें। दिव्यांश के ऐसा बोलने से दृष्टि की दिल की धड़कनें भाग रही थी। जो भी हुआ था, लेकिन दृष्टि चाहती थी कि दिव्यांश उसे मनाकर अपने साथ ले जाए। कहीं ना कहीं दृष्टि भी दिव्यांश का इंतजार कर रही थी, और जब से उसने दिव्यांश को देखा था तब से तो उसके लिए इंतजार की तड़प और बढ़ गई थी। लेकिन फिर भी दृष्टि दिव्यांश को माफ नहीं करना चाहती थी, क्योंकि दिव्यांश ने जाने अनजाने में दृष्टि को बहुत हर्ट कर दिया था। दृष्टि जल्दी से अपने सेंस में आई और बोली, मिस्टर रघुवंशी चले जाइए, वरना सच कहती हूँ सबको बुला दूंगी। दिव्यांश ने दृष्टि को घुमाकर अपने ऊपर लेटा लिया और बोला, बुला लो, मना कौन कर रहा है, लेकिन याद रखना जो भी अंदर आएगा वह तमाशा ही देखेगा, और इस बार मैं तुम्हें छोड़ने वाला नहीं हूँ। सबके सामने बदतमीजी करूंगा और तुम कुछ नहीं कर पाओगी। अगर अपना और मेरा तमाशा नहीं बनाना चाहती हो तो आज रात मुझे अपने पास ही रहने दो, वरना बुला लो अपने बुआ और फूफा को। मैं भी देखता हूँ किस में इतनी हिम्मत है जो मुझे इस घर से निकाल दे। सौर्य को पिछली बार मैंने छोड़ दिया था, इस बार सौर्य ने गलती से भी हाथ लगाया तो उसका हाथ तोड़कर दूसरे हाथ में दे दूंगा। बड़ा साला बना फिरता है। दृष्टि को गुस्सा आ गया और उसने दिव्यांश के सीने पर पंच मारते हुए कहा, आप मेरे भाई को मारेंगे? मेरे भाई पर हाथ उठाओगे? हाथ लगाकर तो देखो, मैं ही उससे पहले आपको जान से मार दूंगी। मेरे सौर्य भाई के बारे में आज के बाद अपनी जुबान से कुछ भी कहा तो देख लूंगी, समझे? अब दिव्यांश ने करवट लेकर दृष्टि को अपने नीचे कर लिया और बोला, तो फिर चुपचाप लेटी रहो। अगर चाहती हो कि तुम्हारा भाई सही सलामत रहे। वैसे भी मैं कुछ कहता नहीं तो उसके हाथ ज्यादा ही चलते हैं, दिमाग तो चलता नहीं कि कोई है दुनिया में जो उसे प्यार करता है, उसका इंतजार कर रहा है, उसे इम्प्रेस करने के लिए मेहनत से बर्तन धो रहा है, अपने ही एटीट्यूड में रहता है। दिव्यांश की बात सुनकर दृष्टि हैरान से दिव्यांश को देखने लगी, जैसे उससे पूरी बात जानने की कोशिश कर रही हो। दिव्यांश ने मुस्कुराकर कहा, सिकंजी, इतना बड़ा बिजनेसमैन मैंने ऐसे ही नहीं बना लिया। मेहनत करता हूँ, सामने वाले को देख कर बता देता हूँ कि उसके मन में क्या चल रहा है, तो मुझे ऐसे देखने से मैं तुम्हें सच नहीं बताने वाला हूँ। अगर तुम मेरे साथ मेंशन चलो, शायद मैं तुम्हें बता दूं कि सौर्य को कौन इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहा है। दृष्टि घूर कर दिव्यांश को देखा और फिर खुद से दूर करने की कोशिश करते हुए बोली, हाथ छोड़ो, मेरे ऊपर से हटो। अगर कुछ नहीं बताना तो जाओ यहाँ से। अगर यहाँ रहना है तो मुझे बताना होगा कि वह लड़की कौन है जो सौर्य भैया से वन साइड लव करती है। दिव्यांश ने दृष्टि की ओर झुकते हुए कहा, बता दूंगा, मेरे साथ मेंशन वापस चलो, वरना मैं कुछ नहीं बताने वाला। इतना कहकर दिव्यांश ने अपना चेहरा दृष्टि की गर्दन में छुपा लिया। दिव्यांश के होंठ जैसे ही दृष्टि की गर्दन पर लगे, दृष्टि के रोंगटे खड़े हो गए। दृष्टि ने अपना सलाइवा गटक लिया और पूरी जान लगाकर दिव्यांश को खुद से दूर करती हुई बोली, मिस्टर रघुवंशी प्लीज दूर हो जाइए। लेकिन दिव्यांश इतना अच्छा मौका हाथ से जाने नहीं देने वाला था। वैसे भी उसे दृष्टि के करीब आए हुए 1.5 साल से ज्यादा हो गया था। दिव्यांश ने 1.5 साल में सिर्फ इंतजार किया था, और जब उसका इंतजार खत्म हुआ तब इतनी बड़ी ट्रेजरी हो गई। दिव्यांश भी आज रुकना नहीं चाहता था। वहीं दृष्टि की सांस भारी सी होने लगी। दृष्टि ने फिर से दिव्यांश को दूर करना चाहा। दिव्यांश ने अपना पूरा भार दृष्टि पर डालते हुए कहा, दृष्टि मत रोको, बहुत इंतजार कर लिया, अब एक और मिनट इंतजार नहीं करना चाहता। मैं कोई तुम्हारे साथ गलत नहीं कर रहा हूँ, तुम मेरी बीवी हो और इतना बनता है। दिव्यांश के होंठ गर्दन से हरकत करते हुए गाल तक आ गए। जैसे जैसे दिव्यांश दृष्टि के साथ शरारत कर रहा था, वैसे वैसे दृष्टि को तो बिल्कुल सुन्न होती जा रही थी। उसे कहीं ना कहीं दिव्यांश का साथ अच्छा लग रहा था। आखिर इंतजार तो वह भी दिव्यांश का कर रही थी। बेशक किसी से कहती नहीं थी, लेकिन दिल के किसी कोने में दिव्यांश अब भी बैठा हुआ था। दिव्यांश फिर दृष्टि के होठों की ओर झुकने लगा, और तभी दृष्टि ने दिव्यांश के सीने पर हाथ रखकर सीरियस होते हुए कहा, मिस्टर रघुवंशी, मुझे बहुत अजीब लग रहा है, मैं बिल्कुल भी कंफर्ट नहीं हूँ, प्लीज दूर हटो। दिव्यांश ने दृष्टि की ओर थोड़ा झुकते हुए कहा, तुम पहले भी कंफर्ट नहीं थी, बट यू डोंट वरी, मैं कंफर्ट कर दूंगा। यह सुनकर दृष्टि के रोंगटे खड़े हो गए, उसके चेहरे पर घबराहट आ गई और शरीर में कपकपी छूट गई। दृष्टि ने फिर कहा, हट जाइए, सच में बहुत अजीब लग रहा है, बहुत ज्यादा अजीब,
प्लीज दूर हो जाइए। दिव्यांश थोड़ा सा दूर हो गया। दिव्यांश दृष्टि के बराबर में लेट गया और फिर उठकर बालकनी में चला गया। आज दिव्यांश को सच में दृष्टि पर गुस्सा आ रहा था। दिव्यांश कब से दृष्टि को मनाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन दृष्टि थी कि मानने को तैयार ही नहीं थी, जबकि इन सब में दिव्यांश की कोई गलती नहीं थी। गलती तो पैंथर की थी, लेकिन फिर भी दृष्टि और दिव्यांश के बीच दूरियां आ गई। दृष्टि ने जब दिव्यांश को बालकनी में ऐसे जाता हुआ देखा तो उसे बहुत बुरा लगा। दिव्यांश ने पलटकर दृष्टि को नहीं देखा, उस बालकनी में ही खड़ा रहा। उसने अपनी आंखें बंद की तो उसे दृष्टि के साथ बिताए हुए लम्हे याद आने लगे। उसने दृष्टि के साथ बहुत ही कम समय बिताया था, लेकिन जितना भी बिताया था वह उसके लिए बहुत अनमोल था। दृष्टि कमरे में खड़ी हुई दिव्यांश को देख रही थी, जो बालकनी में हाथ डाले आसमान को देख रहा था। दृष्टि को याद आया जब दिव्यांश पहली बार उसके फ्लैट में आया था। दृष्टि ने देखा था कि दिव्यांश ने कैसे घर के काम किए थे। दृष्टि छोटे छोटे काम भी दिव्यांश से करवाती थी और दिव्यांश बिना किसी ना नुकुर के करके वह सारे काम करता था, और तो और वह अपने बेटे को भी संभालता था। दृष्टि समझ रही थी कि इतना बड़ा बिजनेसमैन जिसका अरबों का बिजनेस है, वह अपना बिजनेस छोड़कर उसके पीछे माफी के लिए घूम रहा है। अगर दिव्यांश दृष्टि से प्यार नहीं करता तो यहाँ नहीं आता। दिव्यांश के स्कूल में लड़कियों की कमी नहीं थी। चाहता तो दृष्टि को भी मना लेता, लेकिन वह दृष्टि से दिल से प्यार करता था और इसी के चलते वह अब तक इंतजार कर रहा था। पता नहीं क्यों दृष्टि का दिल भर आया और वह धीरे कदमों से दिव्यांश के पास चली गई। दृष्टि ने बहुत हिम्मत करते हुए कहा, मिस्टर रघुवंशी। दिव्यांश ने बिना पलटे कहा, जा रहा हूँ। जैसे ही दिव्यांश ने यह कहा, मैं जा रहा हूँ, दृष्टि अंदर तक कांप गई। दिव्यांश ने अपने दोनों हाथ ग्रिल पर रखे और एक गहरी सांस ली और फिर बिना दृष्टि की ओर देखे दृष्टि के कमरे से होता हुआ बाहर की तरफ जाने लगा। जैसे जैसे दिव्यांश बाहर की तरफ जा रहा था, दृष्टि की सांस रुक रही थी। दृष्टि का मन हुआ कि वह अभी जाकर दिव्यांश के पीछे से गले लगा ले और बहुत सारी शिकायतें करते हुए उसे माफ कर दे। दिव्यांश दृष्टि के फ्लैट से चला गया, वहीं दृष्टि चुपचाप अपने कमरे में खड़ी रही। अचानक ही दृष्टि की आंखों में आंसू आ गए और वह बैठकर रोने लगी। दिव्यांश अपने कमरे में आया और आते ही उसने अपने कमरे में तोड़फोड़ मचा दी। उसे आज सच में बहुत गुस्सा आ रहा था। वह जितना दृष्टि के करीब जाने की कोशिश करता, दृष्टि उतना ही उससे दूर भागती। दिव्यांश ने सोचा था कि वह उस वक्त दृष्टि के साथ बिताएगा और फिर पैंथर वाली बात उसे बता देगा, लेकिन दृष्टि ने उसे मौका ही नहीं दिया। इंडिया में शिवाय और राजवीर दोनों ही एक ही लॉकअप में बंद थे। दोनों ने ही एक एक कोने पकड़ लिया था और वहीं खड़े हुए थे। उनके पास ना फोन था ना लैपटॉप, एक दूसरे से बात नहीं कर रहे थे। दोनों ही जैसे तैसे टाइम काट रहे थे। राजवीर को तो कुछ नहीं पता था, लेकिन शिवाय जानता था कि हर्षवर्धन जल्दी से बेल नहीं करवाएगा। करीब 1 घंटे बाद हर्षवर्धन वहां आया। उसने दोनों को देखकर कहा, कुछ अक्ल आई या और रहना है? सिवाय अक्कड़ में कुछ नहीं बोला। राजवीर ने भी मुंह फेर लिया। हर्षवर्धन ने ना में गर्दन हिलाते हुए कहा, मतलब कोई बदलाव नहीं है, ऐसे के ऐसे ही रहना है। हर्षवर्धन ने फिर सिवाय की तरफ देखकर कहा, यह कौन सा तरीका है राजवीर से बात करने का? यह जानते हुए कि राजवीर तुम्हारा बहनोई लगता है, तुमने बिना सोचे समझे राजवीर को पंच मार दिया। सिवाय आगे आया और अपने चाचू को देखकर बोला, पहले आप यह बताओ, आप रूही पर क्यों चिल्लाए? आज पहली बार मैंने रूही की आंखों में दर्द देखा, वह दर्द जो 3 साल पहले एक्सीडेंट के वक्त देखा था। आपको याद है ना, जब घर में चाची को अर्थी पर लेकर जा रहे थे, तब रूही कैसे बिलख बिलख कर रो रही थी। आज भी मैंने उसकी आंखों में वही दर्द देखा। आज रूही ने कहा कि काश उसकी माँ होती, क्योंकि आपको तो वह कुछ बता नहीं सकती। आप ठहरे चाचू, मैं तो उसका भाई, वह अपने दिल की बात किसे बताए? लेकिन यह साले से बता सकती थी, इसके साथ अपनी जिंदगी बिताना चाहती थी, और यह है कि अपने ही एटीट्यूड में रहता है। कहते हुए सिवाय ने राजवीर की तरफ इशारा किया। अब तो ना कुछ हर्षवर्धन के पास बोलने के लिए था और ना ही राजवीर के पास। राजवीर ने अपनी नजरें झुका ली। राजवीर बहुत समझदार था और जानता भी था कि यह सारा बखेड़ा उसकी वजह से ही हुआ है। सिवाय ने गुस्से में जेल के चक्कर लगाना शुरू कर दिया और फिर हर्षवर्धन की तरफ देखकर कहा,
बताइए बताइए मुझे क्यों डांटा आपने रूही को? राजवीर आकर आपसे उसकी शिकायत कर सकता है, लेकिन अगर रूही को राजवीर से प्रॉब्लम हो तो वह किसे जाकर शिकायत करे? बताइए, आपने रूही की रिस्पॉन्सिबिलिटी तो ले ली, लेकिन कभी उसके दिल में झांक कर देखा कि उसे क्या चाहिए? जब राजवीर से आप उसकी शादी कर रहे थे, तब भी मैंने आपको मना किया था कि चाचू यह मत कीजिए, लेकिन आपने कहा कि राजवीर के दिल में उसके लिए प्यार है। मुझे तो नहीं दिखाई दिया, कहाँ है वह प्यार? कहाँ है राजवीर का प्यार जो रूही के लिए था? अब हर्षवर्धन ने राजवीर की तरफ देखा और बोला, राजवीर, एक बात का सही सही जवाब दो। उम्मीद करता हूँ कि इस बार सच बोलोगे। मैं अब और तुम्हारे और रूही के रिश्ते में नहीं पड़ना चाहता। अगर तुम रूही को डाइवोर्स देना चाहते हो तो दे सकते हो। मैं बिना किसी ना नू के अपनी बेटी को अपने साथ मेंशन ले जाऊंगा। तुम्हें अब हमारी फैमिली से कोई प्रेशर नहीं मिलेगा। तुम जैसे अपनी जिंदगी जीना चाहते हो जी सकते हो। चाहे तो रघुवंशी इंडस्ट्रीज से रिजाइन भी दे सकते हो। मैं किसी बंधन को तुम पर नहीं थोपूंगा, लेकिन प्लीज मुझे सच बताओ कि आखिर तुम्हारे और रूही के बीच में क्या चल रहा है? राजवीर कुछ नहीं बोला। हर्षवर्धन अब भी जेल के बाहर से खड़ा हुआ राजवीर से जवाब की उम्मीद कर रहा था। राजवीर ने अपने आप को तैयार किया और बोला, चाचू, आप समझ नहीं रहे। मैं रूही को वह सब कुछ नहीं दे पाऊंगा जो डिजर्व करती है। शिवाय को बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया। उसने राजवीर की कॉलर पकड़ी और दीवार से लगाते हुए चिल्लाकर कहा, सवाल को पहले ढंग से सुन। सीनियर चाचू क्या पूछ रहे हैं और तू क्या कह रहा है? अगर तुझे सवाल समझ नहीं आया तो मैं समझाता हूँ। चाचू पूछ रहे हैं, क्या तुम्हें रूही को डाइवोर्स देना है? क्या तुम रूही से अलग होना चाहते हो? अब इसका सही सही जवाब दो, वरना सच कहता हूँ मेरा हाथ उठ जाएगा। हर्षवर्धन ने जेल के बाहर खड़े हुए अपना माथा पीट लिया। वहीं राजवीर ने भी शिवाय के दोनों हाथों को पकड़कर झटकते हुए कहा, तुम्हारा नौकर नहीं हूं कि जब कहोगे तब तुम्हारे सवालों का जवाब दूंगा। जाओ, नहीं देता जवाब। शिवाय को अब और ज्यादा गुस्सा आ गया। उसने घुमा के एक पंच राजवीर के मुंह पर मारा। अब तो राजवीर का गुस्सा भी दुगना हो गया। उसने भी शिवाय के हाथ मरोड़ कर दीवार पर लगा दिया और उसकी कमर पर 2-3 पंच मार दी। और तभी हर्षवर्धन ने दोनों हाथों से जेल को पकड़ा और अपना माथा पीट लिया और फिर चिल्लाकर कहा, इंस्पेक्टर साहब, या नहीं सुधरने वाले, या सुधरेंगे ही नहीं, या पैदा ही नहीं हुए सुधरने के लिए। यह तो राउडी ब्रदर्स जैसे होते जा रहे हैं। शायद राउडी ब्रदर तो इनसे ज्यादा समझदार हैं, लेकिन यह नहीं। तब वहां कांस्टेबल आया। उसने लॉकअप का गेट खोल दिया और हर्षवर्धन अंदर चला गया। हर्षवर्धन ने जैसे तैसे दोनों को छुड़ाया, फिर चिल्लाकर कहा, क्या चाहते हो तुम दोनों? राजवीर कुछ नहीं बोला। वहीं शिवाय ने कहा, चाचू, डाइवोर्स पेपर दीजिए। राजवीर अभी साइन करेगा। इसे मेरी बहन से डिवोर्स चाहिए ना। पहले साइन या करेगा, रूही साइन नहीं करेगी। हर्षवर्धन शिवाय को समझाने की कोशिश करता रहा। उससे पहले ही शिवाय ने कहा, चाचू, आप मेरा गुस्सा जानते हो। ऐसा ना हो कि मेरे आपके बीच में जो एक खट्टा मीठा रास्ता है वह कड़वाहट से बदल जाए। मुझे डाइवोर्स पेपर दीजिए। राजवीर अभी साइन करेगा। राजवीर को इन सब से आजाद होना है ना? आज मैं आजाद कर दूंगा। हर्षवर्धन को भी अब कहीं ना कहीं शिवाय की बात समझ आ रही थी कि अगर राजवीर डाइवोर्स चाहता है तो साइन वह क्यों नहीं करता। हर्षवर्धन ने पेपर शिवाय के हाथ पर रख दिए और शिवाय ने पेपर राजवीर के और देख कर फिर कहा, साइन करो, करो साइन। तुम रूही को वह नहीं दे सकते जो डिजर्व करती है। मैं दे सकता हूँ। मैं अपनी बहन के सारे सपने पूरे कर दूंगा। वह जो चाहती है उसे वही मिलेगा। कम से कम मेरे रहते हुए तो मैं अपनी बहन को रोते हुए नहीं देखूंगा। राजवीर ने पेपर ले तो लिए, लेकिन उन पर साइन करने की हिम्मत राजवीर की नहीं थी। राजवीर जो छुपाने की कोशिश कर रहा था वह तो पूरी रघुवंशी फैमिली जानती थी कि राजवीर रूही से प्यार करता है, बस कहता नहीं। खासकर चाचू, चाचू तो जानते ही थे, तभी तो उन्होंने राजवीर और रूही की शादी की थी। शिवाय ने राजवीर की ओर देखकर गुस्से में कहा, अब करते क्यों नहीं साइन? रूही से छुटकारा चाहिए ना? रूही तो तुम्हारे पीछे प्यार का झुंझुना लेकर घूमती है। रूही परेशान करती है, तुम्हारे ईगो को हर्ट करती है, तुम्हें अपने करीब लाने के लिए उल्टा सीधा हथकंडे अपनाती है। तो अब करो ना साइन। करते क्यों नहीं साइन? कर दो और यह सब कुछ खत्म कर दो। अपनी बहन को मैं अपने पास समझा लूंगा। राजवीर ने बुलेट अपने घर के बाहर रोकी। रात हो चुकी थी। राजवीर के चेहरे पर कोई भाव नहीं थे, लेकिन चेहरे पर कुछ चोटें थी जो उसे शिवाय ने दी थी। राजवीर अपना बैग लेकर अंदर आया तो उसने रूही को किचन में काम करते हुए देखा।
रूही का चेहरा पूरे तरीके से सूज गया था। रूही पूरा दिन रोई थी, लेकिन उसने अपने आप को संभाल लिया और फिर से अपने डेली के काम में लग गई। राजवीर ने रूही को देखा और रूही ने राजवीर को। राजवीर हैरान था कि इतना सब कुछ होने के बाद भी रूही उसके लिए डिनर बना रही है, जबकि रूही की आंखें पूरी तरीके से लाल हो चुकी थी। रूही अब भी सुबक रही थी, लेकिन फिर भी राजवीर के लिए डिनर बना रही थी। राजवीर ने एक नज़र रूही को देखा और फिर अपने कमरे में चला गया। रूही राजवीर से बात करना चाहती थी। इतना सब कुछ होने के बाद भी राजवीर से माफी मांगना चाहती थी, लेकिन राजवीर ने तो रूही को इग्नोर कर दिया। रूही राजवीर का डाइनिंग टेबल पर वेट करने लगी, लेकिन करीब आधा घंटे तक भी राजवीर कमरे से बाहर नहीं आया। अब तो रूही की आंखें, जो अब तक बहते बहते थक चुकी थी, वह फिर से बहने लगी। रूही ने अपने आंसू पोंछे और राजवीर के कमरे के बाहर गई और हल्का सा खटखटा कर बोली, राजवीर आ जाओ, डिनर कर लो। मैंने सब कुछ तुम्हारी पसंद का बनाया है। लेकिन राजवीर के कमरे से कोई आवाज नहीं आई। रूही ने फिर कहा, राजवीर, जो हो गया उसे भूल जाओ, आगे से ऐसा मजाक नहीं करूंगी। प्लीज बाहर आ जाओ, देखो मैंने सब कुछ तुम्हारी पसंद का बनाया है। राजवीर ने अब भी कुछ नहीं कहा। रूही राजवीर के गेट के पास ही खड़ी रही, अपने आप को जैसे तैसे कंट्रोल कर रही थी। आज राजवीर को रूही को संभालना चाहिए था, लेकिन फिर भी राजवीर अपनी ही अकड़ में था। वहीं रूही खुद को भी संभाल रही थी और अपने रिश्ते को भी संभालने की पूरी कोशिश कर रही थी। सुबह से रूही ने कुछ नहीं खाया था, बस रो रही थी। उसके बावजूद भी उसने राजवीर के लिए डिनर बनाया, यह सोचकर कि शायद उसके और राजवीर के बीच में कुछ तो ठीक होगा। लेकिन राजवीर, वह तो पता नहीं कमरे में क्या कर रहा था। रूही कमरे के बाहर ही खड़ी रही। रूही के आंसू रुक नहीं रहे थे। रूही को डर था कहीं राजवीर उसे डाइवोर्स ना दे दे। और तभी राजवीर ने गेट खोला। राजवीर ने चेंज कर लिया था। राजवीर को देखकर रूही को थोड़ी सी तो राहत मिली। रूही ने नजरें झुकाकर माफी मांगते हुए कहा, सॉरी राजवीर, आगे से ऐसा मजाक नहीं करूंगी, लेकिन प्लीज तुम डिनर कर लो। राजवीर भी रूही को देख रहा था। फिर उसने रूही की कलाई पकड़कर कहा, चलो मेरे साथ। रूही की सांस रुक गई। रूही को लगने लगा कि राजवीर उसे आज मेंशन वापस छोड़ आएगा। रूही ने राजवीर की पकड़ से अपनी पकड़ को छुड़वाते हुए कहा, राजवीर, मैं माफी मांग रही हूँ ना, बोल तो रही हूँ कि आगे से ऐसा मजाक नहीं करूंगी। राजवीर ने रूही की एक नहीं सुनी, बस उसे खींचता हुआ बाहर की तरफ ले जाने लगा और फिर उसकी नजर डाइनिंग टेबल पर गई। रूही ने सच में राजवीर के लिए बहुत सारी डिश बनाई हुई थी। रूही जाना नहीं चाहती थी, लेकिन राजवीर की ताकत के आगे रूही की एक ना चली। राजवीर रूही को खींचता हुआ घर से बाहर ले आया। पूरा मोहल्ला शांत था। काफी रात हो गई थी। राजवीर ने अपनी बुलेट स्टार्ट की और रूही को बैठने का इशारा किया, लेकिन रूही ने ना में गर्दन हिलाते हुए कहा, राजवीर, मेरी बात तो सुनो, सच कहती हूँ, आज के बाद ऐसा मजाक नहीं करूंगी। मैं नहीं जानती थी कि तुम इतना हर्ट हो जाओगे। बस मैं तो तुम्हारे करीब आने के लिए यह सब कर रही थी। तुम ही बताओ मैं क्या करती। मुझे भी थोड़ी सी अटेंशन चाहिए, जो तुम मुझे नहीं देते। राजवीर ने हेलमेट पहना और रूही की तरफ दूसरा हेलमेट बढ़ाते हुए कहा, रूही, इसे पहनो और बाइक पर बैठो। लेकिन रूही ने मना कर दिया। राजवीर ने फिर से कहा, रूही, जो कह रहा हूँ वह करो, पहनो इसे। रूही ने हेलमेट लिया और गुस्से में वहीं फेंक दिया और हल्के गुस्से में बोली, मैंने कहा ना, मैं नहीं जाऊंगी, मुझे नहीं जाना, एक मौका तो मुझे दे दो। राजवीर ने कहा, अब एक और मौका नहीं देना चाहता। इतना कहकर राजवीर ने रूही की कलाई पकड़ी और उसे फोर्सफुली आगे बैठने के लिए मजबूर कर लिया। जैसे पहली बार रूही को राजवीर ने अपनी बुलेट पर बैठाया था, रूही ना चाहते हुए भी राजवीर के आगे बैठ गई। रूही का फेस राजवीर के फेस के बहुत करीब था। रूही ने कसकर अपनी पकड़ राजवीर पर कस दी और बोली, राजवीर, प्लीज मान जाओ ना, कितना तो सॉरी बोल रही हूँ, अब तो तुमने इतना ही मुझे चाचू से भी डांट खिला दी। प्लीज राजवीर, मान जाओ, मत लेकर जाओ। राजवीर ने कुछ नहीं सुना, बस बुलेट स्टार्ट कर दी। रूही पूरे रास्ते रोती रही, राजवीर पर अपनी पकड़ बनाती रही, उससे रिक्वेस्ट करती रही कि वह उसे मेंशन छोड़कर ना आए। लेकिन राजवीर तो बुलेट चलाने में बिजी था। उसने रूही की बातों पर कुछ खास रिएक्ट नहीं किया। रूही ने फिर कहा, राजवीर, प्लीज मत छोड़कर जाओ, मैं सच कहती हूँ, इस बार शिकायत का मौका नहीं दूंगी। तुम अगर जिंदगी भर भी मुझसे दूर रहोगे तो भी मैं कभी तुम्हें करीब लाने की कोशिश नहीं करूंगी। सच कहती हूँ राजवीर, प्लीज मुझे छोड़कर मत जाओ।
कहते कहते रूही की पकड़ राजवीर पर कसती जा रही थी और उसने अपना चेहरा राजवीर की गर्दन में छुपा लिया। रूही लगातार रो रही थी। उसने राजवीर की सारी शर्ट अपने आंसुओं से भिगो दी थी और तभी राजवीर ने कहा, रूही शांति से बैठी रहो वरना एक्सीडेंट हो जाएगा। लेकिन रूही का रोना तो जैसे आज रुक ही नहीं रहा था। पता नहीं बेचारी कब से रो रही थी, लेकिन राजवीर को उसके आंसुओं से फर्क नहीं पड़ रहा था। और फाइनली राजवीर ने बुलेट रोक दी। राजवीर ने रूही की तरफ देखकर कहा, उतरो। लेकिन रूही ने ना में गर्दन हिला दी। राजवीर ने फिर कहा, रूही उतर जाओ। रूही ने कसकर राजवीर को गले लगा लिया और बोली, मैं नहीं जाऊंगी, बिल्कुल नहीं जाऊंगी। प्लीज राजवीर, एक आखिरी मौका दे दो। सच कहती हूँ, शिकायत का मौका नहीं दूंगी। जो कहोगे वैसा करूंगी। अगर कहोगे कि खाना मत खाओ तो नहीं खाऊंगी, कहोगे कि घर से बाहर मत निकलो तो नहीं निकलूंगी। जो कहोगे वह करूंगी। यकीन नहीं आता तो आजमा कर देख लो। राजवीर ने इस बार प्यार से कहा, आसपास का नजारा तो देखो, हम मेंशन के पास नहीं है। रूही ने अब जाकर नोटिस किया कि वह मेंशन के पास नहीं है। रूही ने आसपास नजर घुमाई तो वहां ज्यादातर अंधेरा था। वह एक सुनसान सी जगह पर खड़ी थी। रूही का दिमाग इतनी बुरी तरीके से खराब हो चुका था कि उसे समझ ही नहीं आया कि राजवीर उसे यहाँ लेकर क्यों आया है। उसने राजवीर की ओर देखकर कहा, मुझे यहाँ छोड़कर जाओगे? राजवीर ने अपनी हथेली अपने माथे पर मारी और रूही को देखकर कहा, रूही उतरो। रूही ने ना में गर्दन हिला दी और बोली, मैं नहीं उतरूंगी। मैं जानती हूँ तुम मुझे यहाँ छोड़कर चले जाओगे। राजवीर ने रूही का चेहरा अपने हाथ में भरा और अगले ही पल उसके होठों से अपने होंठ जोड़ दिए। रूही की तो आंखें हैरानी से फैल गई। उसने तो कभी नहीं सोचा था कि आज राजवीर उसे ऐसे अपने करीब भी कर लेगा। वहीं राजवीर तो रूही को बहुत प्यार से किस कर रहा था। एक मीठी सी किस के बाद राजवीर ने रूही की आंखों में देखा। रूही तो अब भी हैरानी से राजवीर की आंखों में देख रही थी। राजवीर ने बारी बारी से रूही के दोनों आंखों पर किस कर दिया और बोला, अब यकीन आया कि मैं तुम्हें यहाँ छोड़कर नहीं जाने वाला, बल्कि तुम्हारे साथ अपना ड्रीम शेयर करना चाहता हूँ। अब उतरो। रूही को तो अब भी यकीन नहीं हो रहा था। उसे लगा वह सपना देख रही है। अब भी हैरानी से राजवीर का चेहरा देख रही थी। आज जो कुछ भी हो रहा था रूही के साथ हुआ, उसके चलते तो उसने कभी नहीं सोचा था कि राजवीर उससे अपने प्यार का इजहार करेगा। वहीं राजवीर ने फिर से रूही के चेहरे को अपने हाथों में भरा, उसके माथे को चूम कर बोला, यकीन नहीं आ रहा। रूही ने ना में एक गर्दन हिला दी। राजवीर ने फिर से अपने होंठ रूही के होंठों पर रख दिए। फिर से उसे किस करने लगा। एक डीप किस के बाद राजवीर ने कहा, अब यकीन आया। रूही ने फिर से ना में गर्दन हिला दी, लेकिन उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट थी। राजवीर ने अपना माथा रूही के माथे से जोड़कर कहा, उतरो रूही, तुम्हें सच में कुछ दिखाना है। रूही ने राजवीर को कसकर गले लगा लिया। कुछ देर तक राजवीर को ही महसूस करती रही और फिर धीरे से बाइक से उतर गई। राजवीर रूही को लेकर एक ग्राउंड में आ गया जहां से शहर दिखता था। वह शहर से थोड़ी सी ऊंचाई पर थी। राजवीर और रूही दोनों ही उस जगह पर खड़े हुए थे। रूही ने अपने दोनों हाथ राजवीर की कमर पर लपेटते हुए और अपना चेहरा राजवीर के सीने पर रखा हुआ था। राजवीर ने भी अपना एक हाथ रूही के कमर पर लपेटकर खुद से सटाया हुआ था। राजवीर ने कहा, रूही जानती हो कहाँ खड़ी हो? रूही बोली, नहीं। राजवीर ने कहा, यह वह जगह है जहाँ मैं अपना रेस्टोरेंट बनाना चाहता हूँ। रूही ने अपना चेहरा उठाकर राजवीर को देखा तो राजवीर ने फिर से उसकी नाक पर हल्का सा किस करके कहा, रूही, अब मुझे इस सपने को पूरा करने में तुम्हारी मदद चाहिए, तुम्हारा साथ चाहिए। अब मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, तुम चाहोगी तब भी नहीं। रूही ने अपनी बाहें राजवीर पर कसते हुए कहा, अब मैं तुम्हें छोड़कर कभी नहीं जाऊंगी, कभी भी नहीं। देख लेना राजवीर, यह रूही रघुवंशी का वादा है। राजवीर ने अपनी बाहें रूही पर कस दी। कुछ देर तक दोनों वहीं खड़े रहे। यह पहली बार था जब राजवीर ने अपना ड्रीम किसी के साथ शेयर किया था। यह बात तो उसने कभी नित्या को भी नहीं बताई, जिसके साथ वह अपना फ्यूचर देख रहा था। ना ही शिवाय को पता था कि राजवीर का क्या ड्रीम है, लेकिन आज उसने रूही को अपने ड्रीम के बारे में बता दिया था। थोड़ी देर बाद राजवीर ने अपनी आंखें बंद की। फ्लैशबैक। शिवाय कंटिन्यू चिल्ला रहा था, करता क्यों नहीं, साइन कर देना।
तो हमें भी पता चल जाए कि तू रूही को डिवोर्स देना चाहता है। राजवीर के हाथ अब भी पेन उठाने के लिए तैयार नहीं थे और तभी शिवाय ने राजवीर की कॉलर पकड़कर उसे झिझकते हुए कहा, बहुत हो गया सीनियर, मेरी बहन तेरे लिए रोज मरती है, मुझे उस पर तरस नहीं आता। इतने बड़े मेंशन से निकलकर तेरे उस छोटे से घर में एडजस्ट करने के लिए कोशिश कर रही है। वह सारे काम करती है जो एक मिडिल क्लास वाइफ करती है। रूही ने तो कभी चाय बनाकर भी नहीं पी, लेकिन तेरे लिए उसने सारा खाना बनाना सीख लिया और अब भी तुझे उससे प्यार नहीं हुआ तो कैसी लड़की चाहिए तुझे। राजवीर कुछ नहीं बोला। अब तो हर्षवर्धन भी राजवीर के पास गया और कहने लगा, राजवीर क्यों अपने दिल की सुनते नहीं हो, क्यों फ्यूचर की सोच कर अपना प्रेजेंट खराब कर रहे हो। मैं जानता हूँ रूही को, वह लड़की तुम्हें नहीं छोड़ेगी, कभी भी नहीं। बहुत जिद्दी है, तुम मेरे भतीजे से अलग नहीं हो। तुम्हें मैंने सिवाय और दिव्यांश से बढ़कर समझा है, तभी तो तुम्हें अपनी सबसे कीमती चीज दे दी, सिर्फ इस भरोसे पर कि तुम उस चीज को संभाल कर रखोगे। सिवाय ने चिल्लाते हुए कहा, मैं जानता हूँ तू साइन नहीं करेगा, क्योंकि प्यार तो तू भी रूही से बहुत करता है। मैं यह भी जानता हूँ कि तू नहीं होता तो रूही सुसाइड कर लेती। तुम दोनों के रिश्ते में इतने उतार चढ़ाव हुआ, लेकिन तुमने रूही का साथ नहीं छोड़ा। लेकिन मुझे यह समझ नहीं आता, रूही को एक्सेप्ट करने में तुझे प्रॉब्लम क्या है। राजवीर नजर झुकाए खड़ा था। राजवीर को खुद पर भी गुस्सा आ रहा था और तभी हर्षवर्धन ने राजवीर को गले लगा लिया, क्योंकि हर्षवर्धन जानता था राजवीर को इस वक्त मोरल सपोर्ट की जरूरत है। राजवीर ने भी हर्षवर्धन को कसकर गले लगा लिया। अचानक ही राजवीर ने कहा, आई एम सॉरी चाचू, सिवाय सच कहता है, पता नहीं क्यों मैं रूही को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा था। मुझे लगता था कि रूही कुछ वक्त मेरे साथ रहेगी और फिर मुझसे डिवोर्स मांग लेगी, और इस एक पल को सोचकर मैं रूही के करीब नहीं गया। हर्षवर्धन ने राजवीर को समझाते हुए कहा, ऐसा कुछ नहीं होगा राजवीर, यकीन करो, रूही कभी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ेगी, कभी भी नहीं। राजवीर हर्षवर्धन से दूर हुआ और फिर उसने सिवाय की तरफ देखा तो सिवाय ने कहा, मैं माफ नहीं करने वाला। जब तक मैं अपनी रूही के चेहरे पर मुस्कुराहट नहीं देख लूंगा तब तक मुझसे माफी की उम्मीद मत करना। राजवीर ने भी एटीट्यूड में कहा, साले तुझसे माफी मांग भी कौन रहा है, जबरदस्ती खुद को महान मत दिखा। फ्लैशबैक एंड। राजवीर ने आंखें खोली और रूही पर अपनी पकड़ कस दी। वहीं रूही तो आंखें बंद किए कब से राजवीर को महसूस कर रही थी। थोड़ी देर तक दोनों वहीं खड़े रहे, उन हवाओं में एक दूसरे को महसूस कर रहे थे। राजवीर ने झुककर रूही के माथे पर किस की और बोला, चलो अब घर चलते हैं। तुमने बहुत मेहनत करके मेरी पसंद का खाना बनाया है, तो चलो साथ में खाते हैं। रूही के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। राजवीर बुलेट के पास आ गया और उसने बुलेट स्टार्ट कर दी। रूही पीछे बैठने लगी तो राजवीर ने कहा, आज आगे नहीं बैठना। रूही ने राजवीर को पीछे से गले लगाते हुए कहा, नहीं। और फिर अचानक ही उसने राजवीर की कमर पर 3-4 पंच मारते हुए कहा, मैं गुस्सा हूँ, मुझे पहले मनाओ। राजवीर ने रूही का ऐसा रिएक्शन देखा तो उसकी आंखें खुली की खुली रह गईं। फिर वह हल्का सा पलट कर बोला, भाई बहन पागल हो क्या, बस मुझे मारने का मन करता है। रूही ने कहा, तो काम पीटने वाले क्यों करते हो, पूरा दिन रोई सिर्फ तुम्हारी वजह से। अब जब तक तुम मुझे मनाओगे नहीं तब तक मैं ऐसे ही गुस्सा रहूंगी। राजवीर ने ना में गर्दन हिलाई और बुलेट स्टार्ट कर दी। थोड़ी देर बाद राजवीर ने बाइक अपने घर के बाहर रोकी। रूही राजवीर दोनों ही बाइक से उतरे और घर में आ गए। दोनों ही डाइनिंग टेबल पर आए और खाना खाने के लिए बैठ गए। रूही ने राजवीर को खाना सर्व किया और राजवीर ने देखा तो सच में रूही ने राजवीर के लिए उसकी पसंद का खाना बनाया था, जबकि रूही आज पूरा दिन रोई थी। पूरा दिन उसके सिर में दर्द था, फिर भी वह राजवीर को मनाने के लिए उसके लिए काम कर रही थी। यह सब देखकर राजवीर के चेहरे पर एक उदासी आ गई। उसने रूही को देखा जो अब भी खाना सर्व करने में बिजी थी। राजवीर ने रूही की बाजू पकड़ी और उसे खींचकर अपनी गोद में बैठा लिया और फिर अपने दोनों बाहें उसकी कमर पर लपेट दी और अपना चेहरा उसकी गर्दन में छुपाते हुए कहा, आई एम सॉरी, वेरी वेरी सॉरी। मैं सच में तुम्हारे प्यार को समझ नहीं पाया, तुम्हारे डेडिकेशन को देखकर भी इग्नोर करता रहा। राजवीर की बात सुनकर रूही की आंखों से फिर से आंसू बहने लगे और वह आंसू राजवीर के हाथ पर गिर रहे थे। राजवीर ने रूही का चेहरा अपनी तरफ घुमाया और फिर से उसके आंखों पर किस करके कहा, रूही आज के बाद मत रोना, तुम रोती हो तो मेरे दिल में दर्द होता है।
रूही ने राजवीर को गले लगा लिया। राजवीर ने भी रूही पर अपनी पकड़ मजबूत कर दी। रूही काफी देर तक रोती रही, लेकिन अब रूही को रोना भी अच्छा लग रहा था क्योंकि राजवीर उसके पास था। थोड़ी देर तक राजवीर भी रूही को ऐसे ही चुप कराता रहा। फिर राजवीर ने रूही को अपने हाथ से डिनर करवाया। दोनों ने साथ में डिनर किया और फिर राजवीर का कॉल वाइब्रेट होने लगा। राजवीर ने बड़े प्यार से रूही के माथे पर किस किया और उसे अपनी गोद से उठा दिया और अपना फोन लेकर दूसरी तरफ चला गया। वहीं रूही, उसके चेहरे पर आज सुकून था। रूही हमेशा की तरह किचन साफ करने लगी। रूही को करीब किचन में 1 घंटा लग गया। पूरे तरीके से किचन साफ करने के बाद रूही राजवीर के कमरे के बाहर खड़ी थी। उसकी अंदर जाने की हिम्मत नहीं हो रही थी। उसे यह भी नहीं पता था कि राजवीर इस रिश्ते को आगे बढ़ाना भी चाहता है या नहीं। ना तो राजवीर ने खुलकर अपने दिल की बात बोली थी और ना ही पूरी तरीके से रिश्ते को एक्सेप्ट करने की बात कही थी। वैसे भी रूही चाहती थी कि राजवीर ही उसे अपने कमरे में लेकर जाए, इसलिए रूही कमरे के बाहर ही खड़ी रही। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वह अंदर जाए तो कैसे जाए। उसके कदम तो कमरे की तरफ बढ़ ही नहीं रहे थे। फिर भी रूही ने हिम्मत करते हुए राजवीर के कमरे को देखा तो कमरे में कोई नहीं था। रूही समझ गई कि राजवीर वॉशरूम में है। अब तो रूही उस कमरे में रुकना ही नहीं चाहती थी, इसलिए वह चेहरे पर उदासी लेकर अपने कमरे की तरफ बढ़ गई। रूही ने उदास होकर अपने कमरे का गेट खोला और जैसे ही उसने 4 कदम बढ़ाए, उसने अपने पेट पर किसी के हाथ को महसूस किया और रूही के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। राजवीर ने रूही को पीछे से कस कर पकड़ लिया और थोड़ा सा उठाकर घुमा दिया और फिर रूही को अपनी तरफ पलटकर और उसकी आंखों में देखकर बोला, तुमने सोचा भी कैसे कि आज के बाद तुम मुझसे दूर रहोगी? राजवीर ने थोड़ा झुककर फिर से रूही के होठों को कैप्चर कर लिया तो राजवीर फिर अपने मीठे से प्यार का एहसास रूही को करवाने लगा और रूही की आंखों से खुशी का एक आंसू फिर से बह गया। एक मीठी सी किस के बाद राजवीर ने रूही को गोद में उठा लिया और बेड पर ले आया। राजवीर ने रूही को अपने ऊपर लेटा लिया और खुद भी लेट गया। राजवीर रूही के बालों को सहलाता रहा। थोड़ी देर में दोनों ही नींद के आगोश में चले गए। वहीं दूसरी तरफ शिवाय भी जब रजावत हाउस पहुंचा तो उसने आर्या को डाइनिंग टेबल पर उसका वेट करते हुए देखा। शिवाय को हैरानी तो हुई कि आर्या उसका वेट कर रही है, लेकिन फिर भी उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ गई। उसे फिर से अपनी छुई मुई आर्या में नजर आने लगी। शिवाय डाइनिंग टेबल पर गया तो उसकी आंखें खुली की खुली रह गई। टेबल खाली था, वहां एक भी खाने का बाउल नहीं रखा हुआ था। शिवाय ने हैरानी से आर्या को देखा तो आर्या के चेहरे पर उदासी आ गई। आर्या ने कहा, सर मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया। डैनी भी मेंशन में नहीं है। जो कुक मेंशन आता था उसने आज छुट्टी ले ली। शिवाय ने मन ही मन खुद से कहा, तो यह मेरा वेट इसलिए कर रही थी क्योंकि इसे भूख लगी है और मैं पागल सोच रहा हूँ कि मेरी आर्या को धीरे धीरे मेरी याद आने लगी है। शिवाय का मूड पूरी तरीके से खराब हो गया। एक तो पहले ही आज तो कुछ भी उसके और राजवीर के बीच हुआ, उसके चलते शिवाय का दिमाग खराब था। उसे आर्या का पूरे दिन भूखा रहना शिवाय को अच्छा नहीं लगा, इसलिए उसने एक नजर आर्या को देखा। अपने शिवाय ने बाजू फोल्ड की और किचन की तरफ चला गया। रात काफी हो गई थी, इसलिए सारे नौकर सो रहे थे। आर्या भी शिवाय के पीछे पीछे किचन में चली गई। शिवाय आर्या के लिए खाना बनाने लगा और आर्या शिवाय को देखने लगी। शिवाय के चेहरे पर कई जगह चोट के निशान थे। अचानक ही आर्या ने अपना हाथ शिवाय के गाल को बिना सोचे समझे टच कर दिया। शिवाय का ध्यान आर्या पर गया। दोनों कुछ देर तक एक दूसरे की आंखों में देखते रहे। अचानक ही आर्या ने पलकें झपकाते हुए कहा, सर आपको चोट कैसे लगी? आज भी आप किसी को मार कर आए हो? शिवाय को राजवीर के साथ हुई लड़ाई याद आ गई। शिवाय ने हल्का सा मुस्कुराकर कहा, नहीं, आज राजवीर से पिट करके आया हूँ। साले का हाथ बहुत तेज लगता है। शिवाय ने फिर आर्या को देखकर कहा, तुम जाकर डाइनिंग टेबल पर बैठो, मैं खाना लेकर आता हूँ। आर्या ने हाँ में गर्दन हिलाई और चली गई। थोड़ी देर बाद शिवाय ने डाइनिंग टेबल पर खाना लगाया और आर्या को खाना सर्व कर दिया। आर्या ने अपने खाने की प्लेट को देखा और फिर शिवाय की तरफ देखकर कहा, सर आप नहीं खाएंगे? शिवाय ने पलकें झपकाते हुए कहा, हाँ मैं भी खा लूंगा। शिवाय भी डाइनिंग टेबल पर बैठ गया और दोनों ही खाना खाने लगे। आर्या खाना तो खा रही थी, लेकिन उसका ध्यान बार बार शिवाय की चोट पर जा रहा था।
शिवाय की चोट देखकर आर्या को बुरा लग रहा था। आर्या ने और शिवाय ने दोनों ने अच्छे से खाना खा लिया। शिवाय ने बर्तन उठाकर किचन में रख दिए, फिर एक अंगड़ाई तोड़कर अपने कमरे की तरफ चला गया। आर्या भी अपने कमरे में चली गई, लेकिन उसने वहां से एक फर्स्ट एड बॉक्स निकाला और वापस से शिवाय के कमरे में आ गई। आर्या जब शिवाय के कमरे में आई तो शिवाय कमरे में नहीं था। आर्या ने बाथरूम में पानी की आवाज सुनी तो वह समझ गई कि शिवाय नहा रहा है। आर्या थोड़ी देर कमरे में ही खड़ी रही और तभी शिवाय बाथरूम से बाहर आया। शिवाय ने एक टॉवल लपेटा हुआ था और एक से वह अपने बाल साफ कर रहा था। आर्या ने जब शिवाय को देखा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। शिवाय की बॉडी मॉडल को भी फेल कर रही थी। परफेक्ट बॉडी थी। शिवाय की बॉडी देखकर आर्या की तो आंखें हैरानी से फैलती जा रही थी। शिवाय का ध्यान अब भी आर्या पर नहीं था। वहीं आर्या तो शिवाय को आंखें फाड़े देख रही थी और तभी शिवाय ने आर्या की तरफ देखा तो एकदम से घबरा गया। उसने टॉवेल को अपने बदन पर रखकर खुद को छुपाते हुए कहा, ए छुई मुई, यहाँ क्या कर रही हो? आर्या अब जाकर अपने ख्यालों से बाहर आई। उसने शिवाय को देखा और एकदम से पलट गई और फिर बोली, वाह, आपको चोट लगी थी ना, इसीलिए फर्स्ट एड बॉक्स लेकर आई थी। शिवाय ने कहा, लेकर आई थी तो आंखें फाड़े क्या देख रही थी? शर्म नहीं आती? किसी जवान लड़के के कमरे में ऐसे घुस गई। घुसी तो उसे टॉवेल में भी देख रही हो। शर्म है या कि नहीं? शिवाय की बात सुनकर आर्या को और ज्यादा हैरानी होने लगी। उसे खुद पर ही गुस्सा आने लगा कि वह क्यों शिवाय की चोट देखकर पिघल गई और शिवाय के लिए फर्स्ट एड बॉक्स ले आई। शिवाय तो उसे गलत ही समझ रहा है। आर्या ने मुंह फुलाकर फर्स्ट एड बॉक्स बेड पर रखा और बाहर की तरफ जाते हुए बोली, गलती हो गई, आगे से आपके कमरे में नहीं आऊंगी। लेकिन आर्या पूरी तरीके से बाहर जाती उससे पहले ही शिवाय ने कहा, छुई मुई, जहां खड़ी हो वहीं रुक जाओ। खबरदार अगर एक कदम भी आगे बढ़ाया। अब जब आ ही गई हो तो मेरी बैंडेज भी कर दो। वैसे भी उस साले ने पूरा मुंह तोड़ दिया। आर्या रुक गई लेकिन पलटी नहीं। शिवाय शर्ट पहनता हुआ बोला, जब तक मैं ना कहूं पलटना मत। आर्या को गुस्सा तो आ रहा था, लेकिन फिर भी उसने अपने गुस्से को कंट्रोल कर लिया। शिवाय ने पूरे कपड़े पहन लिए और फिर कहा, पलट जाओ। आर्या पलट गई, लेकिन उसका चेहरा बता रहा था कि वह शिवाय से कितना नाराज है। वहीं शिवाय आर्या को देखकर हल्का सा मुस्कुराते हुए बोला, आंखें फाड़े क्या देख रही थी? आर्या को और ज्यादा गुस्सा आ गया और वह बोली, कुछ नहीं। इतना कहकर आर्या फिर से जाने लगी तो शिवाय ने उसकी कलाई पकड़कर अपनी तरफ खींच लिया और अपना माथा आर्या के माथे से जोड़कर कहा, बताओ ना क्या देख रही थी? शिवाय के इतना करीब होने से आर्या के दिल की धड़कनें डबल स्पीड से भागने लगी। आर्या कुछ बोल नहीं रही थी, लेकिन उसके शरीर की कपकपी बता रही थी कि इस वक्त वह कितना नर्वस है। शिवाय आर्या से थोड़ा दूर हुआ क्योंकि वह आर्या को अनकंफर्टेबल नहीं करना चाहता था। शिवाय सोफे पर बैठ गया और बोला, आर्या मेरे पास आओ। आर्या मुंह बनाकर एक ही जगह खड़ी रही। शिवाय ने फिर कहा, छुई मुई, कुछ कह रहा हूँ, मेरे पास आओ। आर्या फिर धीरे धीरे शिवाय के पास गई, लेकिन शिवाय की तरफ नहीं देखा। आर्या की हिम्मत और शिवाय की तरफ देखने की नहीं थी। शिवाय ने अपना हाथ आगे किया और बोला, इस पर बैंडेज कर दो। आर्या ने शिवाय के हाथ को देखा तो उस पर थोड़ी चोट लगी हुई थी। आर्या फर्स्ट एड बॉक्स लेकर आई और उसने शिवाय के हाथ पर बैंडेज करना शुरू कर दिया। आर्या बैंडेज कर रही थी, जैसे दर्द शिवाय को नहीं आर्या को हो रहा था। वहीं शिवाय की नजर तो बस आर्या पर टिकी हुई थी। वह बार बार घूर रही थी ताकि शिवाय को दर्द ना हो। बैंडेज करने के बाद ही आर्या ने शिवाय को देखा, जैसे कहना चाहती हो कि क्या हुआ। शिवाय ने माथे की तरफ इशारा करते हुए कहा, यहाँ भी कर दो, दर्द हो रहा है। आर्या को शिवाय को ऐसे देखकर बुरा लग रहा था। उसका चेहरा उदास हो गया। उसने शिवाय के माथे पर बैंडेज करते हुए कहा, सर, आपको इतना नहीं लड़ना चाहिए। देखो आपको कितनी सारी चोट आ गई, सिर पर, हाथ पर, पैर पर। कुछ काम प्यार से भी हैंडल हो जाते हैं। आर्या की बात सुनकर शिवाय के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई और उसने छेड़ते हुए कहा, कौन से काम प्यार से हैंडल होते हैं? आर्या के पास जवाब नहीं था। उसे तो पता ही नहीं था कि शिवाय कहाँ लड़कर आया है और वह कौन से काम प्यार से हैंडल कर सकता है। उसने तो बस शिवाय को समझाने के लिए
फ्लो में यह बात बोल दी थी। शिवाय ने फिर से आर्या को छेड़ते हुए कहा, हाँ तो छुईमुई, तुमने मेरे सवालों का जवाब नहीं दिया। कौन से काम प्यार से हैंडल होते हैं? आर्या कुछ नहीं बोली। उसके पास बोलने के लिए कुछ था ही नहीं, इसलिए वह अपनी बातों को घुमाते हुए बोली, सर मुझे नींद आ रही। इतना कहकर आर्या जल्दी से वहां से जाने लगी तो शिवाय ने उसकी कलाई पकड़कर अपनी तरफ खींच लिया और उसने अपने हाथ उसकी कमर पर लपेटते हुए कहा, अपना माथा उसके माथे से टच करके कहा, तुम मुझे सर क्यों बोलती हो? सिवाय के ऐसा करने से आर्या के रोंगटे खड़े हो रहे थे। उसे फिर से घबराहट होने लगी और सिवाय को खुद से दूर कर रही थी, लेकिन सिवाय की ताकत के सामने छुई मुई सच में बहुत कमजोर थी। वहीं सिवाय तो बस आंखें बंद किए हुए आर्या की प्रेजेंट को सोच रहा था। सिवाय इस वक्त बहुत इमोशनल था। बेशक सिवाय अकेला कितना भी फाइट कर लेता था, लेकिन उसे कहीं ना कहीं एक मोरल सपोर्ट की जरूरत थी। यह कह सकते हैं उसे अपनी छुईमुई की जरूरत थी। आर्या अपने आप को सिवाय की बाहों से छुड़ाना चाहती थी, लेकिन सिवाय की पकड़ आर्या पर बहुत मजबूत थी। सिवाय ने धीरे से कहा, मत जाओ, थोड़ी देर ऐसे ही रहो। आर्या शांत हो गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि सिवाय हर बार उसे ऐसे अपने करीब क्यों कर लेता है। कहीं ना कहीं आर्या को यह सब कुछ अच्छा भी लगता था, लेकिन वह अपने दिल की बात को इग्नोर करती थी। करीब 10 मिनट तक दोनों ऐसे ही खड़े रहे। सिवाय अपने इमोशंस को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था। थोड़ी देर बाद आर्या ने कहा, सर जाने दीजिए, ऐसे अच्छा नहीं लगता। सिवाय ने एक गहरी सांस लेकर आंखें खोली और बोला, छोड़ दूंगा, लेकिन तुम मुझे सर मत कहा करो। आर्या बोली, तो क्या कहूँ? सिवाय ने कहा, वही जो सब कहते हैं, मैं आपको ड्राइवर कहूँ? आर्या ने बड़ी मासूमियत से पूछा। सिवाय को गुस्सा आ गया और उसने अपनी आंखें कसकर बंद कर ली। सिवाय ने कहा, मुझे सब ड्राइवर कहते हैं। आर्या धीरे से बोली, तो फिर कुक, बॉडीगार्ड, केयर टेकर, माली? यह सब बोलते हुए आर्या सिवाय को देख रही थी कि शायद सिवाय किसी शब्द पर उसे रोक दे, लेकिन सिवाय तो गुस्से में उसको देख रहा था और फिर अपनी आंखें छोटी करके बोला, माली? सीरियसली तुम्हें मैं माली नजर आता हूँ? आर्या ने बहुत ही मासूमियत से ना में एक बार गर्दन हिला दी। सिवाय ने कहा, तुम भी मुझे वही कहो जो सब कहते हैं। सिवाय आर्या ने कहा, लेकिन आप तो मुझसे बहुत बड़े हैं। सिवाय बोला, तो क्या हुआ, तुम भी मुझे सिवाय कह सकती हो। अगर तुम मुझे सिवाय कहोगी तो मुझे अच्छा लगेगा। आर्या बोली, मैं आपका नाम नहीं लूंगी। सिवाय ने एक आईब्रो चढ़ाकर कहा, क्यों नहीं लोगी? आर्या बोली, मुझे आपका नाम लेना अच्छा नहीं लगेगा। सिवाय ने कहा, ठीक है, तो जो कहना है कह लो, लेकिन सर मत कहा करो मुझे, तुम्हारे मुंह से सर सुनना। आर्या ने हाँ में गर्दन हिला दी। बड़ी मुश्किल से खुद को सिवाय की पकड़ से आजाद करके वहां से जाने लगी। फिर कुछ सोचकर पलटी और सिवाय को देखकर बोली, मैं आपको मिस्टर ऑलराउंडर कहूंगी। अपने लिए ऑलराउंडर सुनकर सिवाय के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। सिवाय ने फिर हंसकर कहा, छुईमुई, जो कहना है कह लो, लेकिन सर मत कहना। आर्या ने भी मुस्कुराकर कहा, तो ठीक है मिस्टर ऑलराउंडर, आज के बाद मैं आपको मिस्टर ऑलराउंडर ही कहूंगी। इतना कहकर आर्या वहां से चली गई। सिवाय भी बेड पर आ गया और लेटकर आज जो कुछ भी हुआ उसके बारे में सोचने लगा। उसे बार बार राजवीर के साथ हुई उसकी लड़ाई याद आने लगी। फिर उसने अपना मोबाइल उठाया और रूही को मैसेज किया। थोड़ी देर में सिवाय के फोन में रूही के नंबर से मैसेज आया। उसमें लिखा था, साले साहब खुद भी सो जाओ और हमें भी सोने दो। यादाश्त तुम्हारी छुई की गई है, हम दोनों की यादाश्त ठीक है, तो हमें डिस्टर्ब मत करो, समझे? मैसेज पढ़ते ही सिवाय समझ गया कि यह मैसेज राजवीर ने भेजा है। सिवाय के चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ गई। फिर उसने सुकून से अपनी आंखें बंद कर ली। अचानक ही आंखें बंद किए हुए सिवाय के चेहरे पर मुस्कुराहट आई और वह खुद में ही बड़बड़ाया, साला पिटकर ही माना। पता होता पिटकर मानेगा तो पहले ही 2-3 पंच मार देता। राजवीर ऑफिस में काम कर रहा था। आज राजवीर रूही को सोते हुए छोड़ आया था। उसने रूही को जगाया ही नहीं और रूही पूरा दिन सोई थी, इसलिए उसकी भी आंख नहीं खुली। आज राजवीर पूरा दिन बिजी था, लेकिन वह जल्द से जल्द घर वापस जाना चाहता था। लेकिन ऑफिस से जल्दी निकलना राजवीर के महान सिद्धांतों के खिलाफ था। राजवीर जैसे तैसे आज ऑफिस में टाइम काट रहा था। इतने बिजी शेड्यूल में भी उसका टाइम कट नहीं रहा था।
फाइनली अब उससे रहा नहीं गया तो वह 7 बजे हर्षवर्धन के केबिन में गया। हर्षवर्धन ने राजवीर को देखा और राजवीर ने हर्षवर्धन को। दोनों ही एक दूसरे की आंखों में देखकर समझ गए। राजवीर ने अपनी नजर चुराते हुए कहा, चाचू वह आज मैं जल्दी जाना चाहता हूँ। हर्षवर्धन ने एक मीठी सी मुस्कुराहट के साथ कहा, काम के बीच में जाना तो तुम्हारे महान सिद्धांतों के खिलाफ है। राजवीर के चेहरे पर भी हल्की सी मुस्कुराहट आ गई और वह बोला, नहीं चाचू, बस वह तबीयत ठीक नहीं है। हर्षवर्धन ने भी अपनी चेयर को हल्का सा घुमाया और पैर पर पैर रखकर कहा, तो ठीक है, डॉक्टर को बुला देता हूँ। उसके लिए घर जाने की क्या जरूरत है। अब राजवीर पूरे तरीके से फंस चुका था। वह कैसे बताता कि उसे अब रूही के साथ टाइम स्पेंड करना है। आज सुबह भी वह रूही को बिना जगाए ही ऑफिस आ गया था, क्योंकि रूही बहुत थक गई थी और अब जल्दी जाने के लिए परमिशन मांगी तो चाचू उसके पूरी तरह से मजे ले रहे थे। आखिर हर्षवर्धन और राजवीर में 2-3 साल का ही तो गैप था। दोनों ही हम उम्र थे और हर्षवर्धन था तो सिवाय का चाचू ही। वह अलग बात है कि उन्होंने एक्स्ट्रा जिम्मेदारी अपने सिर पर ले ली थी, लेकिन कहीं ना कहीं उसके अंदर भी रघुवंशी खानदान का एक नटखट बेटा बैठा हुआ था, जो फिलहाल राजवीर के मजे ले रहा था। राजवीर ने फिर से अपने चेहरे की शर्माहट को कंट्रोल करते हुए कहा, चाचू सच में तबीयत खराब है, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि मैं ना जाऊं तो नहीं जाऊंगा। हर्षवर्धन ने हंसकर कहा, नहीं नहीं, भला मैं क्यों तुम्हें रोकने लगा। मैं जानता हूं तुम्हारी सारी बीमारियों का इलाज रूही के पास है। यकीन नहीं आता, पर सिवाय का पंच खाते ही तुम सुधर गए। मैं तो बस तुम्हारे ही बारे में सोचता रह गया, लेकिन सिवाय तो सच में ही रूही का सच्चा हितैषी निकला, जिसने रूही के दिल की बात समझकर तुम्हें 2-3 मिनट में सुधार दिया। राजवीर को अब हल्का सा गुस्सा आ गया और हर्षवर्धन की तरफ देखकर बोला, मुझे नहीं जाना, मैं वर्किंग आवर्स खत्म करने के बाद ही जाऊंगा। राजवीर जैसे ही मुड़ कर जाने लगा, हर्षवर्धन ने कहा, अरे मजाक कर रहा हूँ, अब तुम्हारे चाचू तुम्हारे साथ मजाक भी नहीं कर सकते। वापस आ जाओ जमाई साहब, मुझे मेरा पहला वाला राजवीर ज्यादा अच्छा लगता है। या गुस्से वाला राजवीर ना मुझे अच्छा लगा और ना ही लीडर को। राजवीर हर्षवर्धन की बात सुनकर रुक गया और फिर पलट कर बोला, तो मैं जाऊं। हर्षवर्धन ने हाँ में गर्दन हिला दी। राजवीर सीधा हर्षवर्धन के केबिन से निकलकर कॉरिडोर से होता हुआ तेज कदमों से बाहर की तरफ जाने लगा और तभी उसकी टक्कर सिवाय से हो गई। जैसे ही उसकी टक्कर सिवाय से हुई, राजवीर ने बिना सोचे समझे पंच बनाकर सिवाय की तरफ बढ़ाया। वहीं सिवाय ने भी ध्यान नहीं दिया और उसकी टक्कर राजवीर से हुई और वह भी पंच बनाकर राजवीर की तरफ ही देख रहा था। दोनों ने एक दूसरे को देखा और दोनों ने ही हाथ नीचे कर लिए। दोनों ने एक दूसरे को गुस्से में फिर देखा और फिर अपने अपने रास्ते चले गए। 1 घंटे बाद राजवीर ने बुलेट अपने घर के बाहर रोकी। राजवीर ने बुलेट पार्क की और घर के अंदर गया। उसने जैसे ही घर का गेट खोला, वहां अंधेरा था। अंधेरा देखकर राजवीर को हैरानी हुई और फिर वह 2 कदम आगे बढ़कर बोला, चटोरी बिल्ली, फिर से वही हरकत, लेकिन रिटर्न में कोई आवाज नहीं आई। राजवीर अंदाजे से घर का मेन स्विच ढूंढने लगा और जैसे ही उसने बटन दबाया, पूरे हॉल में लाइट जल गई। राजवीर ने हॉल को देखा तो उसकी आंखें खुली की खुली रह गई। रूही ने पूरे घर को डेकोरेट किया हुआ था, हर जगह बैलून लगे थे। राजवीर तो घर की डेकोरेशन देखता ही रह गया। तभी कमरे से रूही निकली। रूही ने नेवी ब्लू कलर की खुले पल्ले की साड़ी पहनी हुई थी, जिसमें वह बहुत खूबसूरत लग रही थी। राजवीर की नजर रूही पर गई तो रूही पर ही टिक गई। वैसे तो राजवीर रूही की खूबसूरती को कब का अपनी आंखों में समा चुका था, लेकिन कुछ था जो उसे रोक रहा था और अब तो वह कुछ भी खत्म हो गया। राजवीर अब अपने दिल की सुनने लगा था। राजवीर ने रूही को देखा तो धीरे धीरे उसके करीब चला गया। रूही ने भी राजवीर की आंखों में देखकर बहुत प्यार से कहा, हैप्पी बर्थडे राजवीर। यह सुनते ही राजवीर के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। राजवीर ने कहा, तुम्हें याद था कि आज मेरा बर्थडे है, क्योंकि मैं तो भूल चुका था। रूही ने कहा, राजवीर, तुमसे जुड़ी हुई कोई भी बात मैं कभी नहीं भूल सकती, कभी भी नहीं। राजवीर धीरे धीरे रूही की ओर झुकने लगा। जैसे ही वह रूही के होठों को किस करने को हुआ, तभी पीछे से आवाज आई, हम सब यही हैं, यह सब रात को करना। यह सुनते ही राजवीर ने कसकर आंखें बंद कर ली। वहीं रूही ने भी अपना चेहरा राजवीर के सीने पर रख लिया और शर्मा कर अपनी बाहें राजवीर के कमर पर लपेट दी। राजवीर ने रूही के बालों को सहलाया और बोला, तुमने सबको इनवाइट कर दिया। रूही ने जवाब दिया, बस हाँ में गर्दन हिला दी। राजवीर ने कहा, आज सबको इनवाइट करना जरूरी था। रूही को हंसी तो आ
आ रही थी, लेकिन वह हंसी नहीं। फिर उसने अपना चेहरा उठाकर राजवीर की तरफ देखा और राजवीर बहुत ही मासूमियत से रूही को देख रहा था, जैसे कहना चाहता हो, कम से कम आज तो किसी को इनवाइट मत करती, बस मैं और तुम ही मेरा बर्थडे सेलिब्रेट कर लेते। तभी पीछे से फिर से आवाज आई, अब तुम दोनों क्या आंखों आंखों में ही बात करते रहोगे, हमारा स्वागत नहीं करोगे? वह आवाज किसी और की नहीं थी, बल्कि सिवाय की थी। राजवीर रूही से दूर हुआ और सिवाय की तरफ घूमकर बोला, तू कहीं विलायत से आया है जिसका स्वागत करना पड़ेगा? 4 कदम चलकर अंदर आ जाओ, हो गया स्वागत। सिवाय ने कहा, सुन रही रूही, तेरे भाइयों की इतनी ही औकात है तेरे घर में कि वह खुद ही अंदर आएंगे तो उसका स्वागत अपने आप ही हो जाएगा। पीछे पीछे हर्षवर्धन भी आ रहा था। हर्षवर्धन ने सिवाय की बाजू पकड़ी और उसे अंदर की तरफ लाकर बोला, वह हमारा जमाई है और हमें अपने जमाई से थोड़ी इज्जत से पेश आना चाहिए, खासकर तब जब वह हमारी बेटी को पलकों पर बैठाकर रखता हो। सिवाय ने आईब्रो चढ़ाकर हर्षवर्धन को देखा और बोला, जब तक 2 पंच नहीं लगे तब तक अक्ल नहीं आई। आपके जमाई को पीट कर ही माना। यह सुनते ही रूही की आंखें बड़ी हो गई। उसे नहीं पता था कि राजवीर और सिवाय के बीच हाथापाई भी हुई है। उसे ना सिवाय ने बताया और ना ही राजवीर ने, लेकिन जब उसने सुना कि सिवाय ने राजवीर पर हाथ उठाया है तो उसे गुस्सा आ गया। वह सिवाय के सामने जाकर बोली, भैया आपने मेरे पति पर हाथ उठाया? सिवाय की आंखें हैरानी से फैल गई। वह तो जैसे रूही से कहना चाहता हो कि अगर मैं इसे नहीं मारता तो इसे कभी अकल नहीं आती, लेकिन फिर भी उसने कुछ नहीं कहा। इतने में रूही फिर बोली, मैं आपसे कुछ पूछ रही हूँ भैया, क्या आपने मेरे पति पर हाथ उठाया? आपकी हिम्मत कैसे हुई राजवीर को मारने की? आपको शर्म नहीं आती? आपके सीनियर हैं और आपने ही मेरे ही पति पर हाथ उठा दिया। आज के बाद अगर आपने मेरे पति पर हाथ छेड़ा तो आंख उठाकर भी देखा तो आपके लिए अच्छा नहीं होगा, समझे आप? रूही के लहजे में साफ साफ धमकी थी, जिसे सिवाय हर्षवर्धन समझ रहे थे। सिवाय कुछ बोलना चाहता था, लेकिन हर्षवर्धन ने उसे इशारों में ही चुप करने का इशारा किया और फिर रूही की तरफ देखकर बोला, अगर उसने तुम्हारे पति को मारा है तो तुम्हारा पति भी कोई बेचारा बनकर पिटा नहीं, बदले में तुम्हारे पति ने भी तुम्हारे भाई पर पूरा हाथ साफ किया है। यकीन नहीं आता तो राजवीर से पूछ लो। रूही ने पलटकर राजवीर को देखा तो राजवीर अपनी नजरें इधर उधर करने लगा, क्योंकि हर्षवर्धन ने जो कहा था वह सच था। दोनों के बीच हाथापाई हुई तो थी, लेकिन दोनों ने ही एक दूसरे को तसल्ली से मारा था। क्या होगा आगे जानने के लिए प्लीज दोस्तों चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि जब भी वीडियो डालें आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिले। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।